हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज एनसीईआरटी रीडिंग फिर से स्टार्ट करते हैं और अपने जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को मैं कंप्लीट आज करवाऊंगी और उसके बाद जो नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उसको भी कंप्लीट कराते हैं। देखते हैं जहाँ तक होता है अपना करवाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड आपके कॉन्सेप्ट को मैं करती हूँ क्रिस्टल क्लियर। Endomembrane system. While each of the membrane organisms is distinct in terms of its structure and functions, many of these are considered as endomembrane system because their functions are coordinated. And the endomembrane system includes endoplasmic reticulum ER और एंड ER में इंक्लूड होगा HER और RER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो इसका मतलब यही है कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं, कुछ ऑर्गेनील्स है जो मिलाकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं और उनके फंक्शंस और स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट है। कुछ ऐसे हैं जिनके फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जैसे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स, और कुछ और होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में नहीं इंक्लूड होते हैं। तो वो क्या हैं? वो ये है, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, ये कोऑर्डिनेट नहीं होता है, and with the above components are not considered as a part of endomembrane system, और endomembrane system के ये पार्ट नहीं हैं। ठीक है, कौन कौन? ये पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अब चलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पहला है वो क्या है? तो पहला हमने पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER है। अब ER के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवेल द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum ER. Okay, endoplasmic reticulum ER। तो वो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिस्कवर हो गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूकैरियोटिक सेल को देखते हुए, उसके बारे में पढ़ते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए उसमें देखा गया कि उसमें नेटवर्क है, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क, और रेटिकुलम हो रहा है, वो टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वो रहता है और टीनी ट्यूब जैसा है। कैसा है? ट्यूब जैसा। चेक, यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम एनसीईआरटी में, उसे भी देख लेते हैं हम। ये है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसमें देखो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं? लाइक ट्यूबुलर, ऐसे 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 बना हुआ है। देखो ऐसे ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोल रहा है, टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहले तो RER है भाई, देखो RER और HER भी है। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला पोर्शन जिस पे राइबोसोम रहेगा, जिस पे राइबोसोम से, वो सब क्या है? RER है। ठीक है, ये नहीं, इतना जो है वो RER है। क्या है? वो RER है। और ये जो इतना पार्ट है जो स्मूथ दिख रहा है ना, वो है SER। ER का ही पार्ट है, दो पार्ट होते हैं, एक RER और एक होता है SER। RER मतलब रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स होते हैं, और SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके फंक्शन भी हमें पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन में सिंथेसिस का हेल्प करते हैं। और देखो, और ये जो एंडोप्लाज्मिक है, इनके पोर्स भी ये देखो पोर्स इसके नहीं है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस दिखा रहा है, न्यूक्लियस के बाहर ही होता है। तो ये न्यूक्लियस है, ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहीं से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसी से वो कनेक्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, और ये न्यूक्लियस तुम्हें दिख ही रहा है। तो चलो और आगे हम पढ़ते हैं। तो वो रहा है कि हैंस ईयर डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। तो 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में ईयर डिवाइड हुआ है। एक तो ल्यूमिनल इनसाइड ईयर, ल्यूमिनल पार्ट होता है, ठीक है, ईयर के अंदर ल्यूमिनल पार्ट होगा, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो होगा वो उसके साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में होगा। द ईयर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सर्फेस। ईयर में तुम्हें दिख रहा होगा कि जो राइबोसोम्स अटैच्ड है, अभी जो मैंने बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, जो अटैच्ड है राइबोसोम, जो प्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स, क्या बियर करते हैं, राइबोसोम्स, और राइबोसोम बियर करते हैं, तो उन्हें उनके सरफेस पे तो उन्हें हम आर बोलते हैं, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन द एब्सेंस, वो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। अगर राइबोसोम्स पे नहीं रहेंगे तो वो स्मूथ रहेंगे, चिकने पूरे, और उन्हें हम बोलते हैं एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एसीआर। तो ये याद करने वाला चीज़ है, जिसमें राइबोसोम्स होगा आर, इस पर नहीं होगा एसीआर। फिर देखो नेक्स्ट, बोला आर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। आर रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, तो वो जो सेल्स, ऑब्जर्व सेल्स में यही देखा गया और ऑब्जर्व किया गया कि वो एक्टिव होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना पकता है, तो खाना पकाने का काम जो होता है वो आर्यन ही करता है, तो वो एक्टिव होते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस और उनके सेक्रेशन में। फिर वो रहा है कि दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ जो न्यूक्लियस है उससे वो बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉन्टिन्यूअस रहता है। इस का क्या फंक्शन है वो भी देख लेते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जैसे हमने अभी लिपिड पढ़ के आया ना, लिपिड फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो लिपिड थे, और फोस्फोलिपिड अंदर था, टेल वाला पार्ट, और फोस्फेट बाहर था, हेड वाला पार्ट। वही जो लिपिड है ना, उसका सिंथेसिस कौन करता है, हमारा एसीआर करता है। फिर बोल रहा है इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एसीआर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनिमल सेल्स में जो लिपिड्स हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, वो भी सिंथेसाइज कौन करता है भाई, एसीआर करता है। तो दोनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ई आर क्लियर होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका डायग्राम आपको देख लेना होगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, समझने के लिए बहुत ही आसान है, जिस पे राइबोसोम्स होंगे। ये राइबोसोम्स जो दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन वाले, ये राइबोसोम्स, तो वो जो पार्ट होगा वो आर्यर। वैसे तो राइबोसोम्स हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, तो ये आर्यर पर भी रहता है। नेक्स्ट सेकंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गोल्गी अपैरेटस, जिसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये पता है क्या करेगा, ये एक्ट एज अ बस की तरह एक्ट करेगा, ट्रांसफ़र करने में हेल्प। अब तो भाई खाना बन गया, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, तो ये बस की तरह एक्ट करेगा इसका। हाँ, वैसे ही इसका बिहेवियर है। ये है गोल्गी अपैरेटस, ये भी हमने देखा, एनिमल सेल्स में भी था, प्लांट सेल्स में भी था ना। तो ये है गोल्गी, लेकिन ये किस में नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। तो गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस एंड दिस वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। देखो भाई, जिनका उनका नाम था और उन्होंने क्या कर दिया, नाम से ही अपना एक ऑर्गेनेल का नाम दे दिया, जो हम अभी जानते हैं।
बहुत ही मतलब साइंटिस्ट लोग बहुत ही तेज थे, इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट भी। देखो अपना ही नाम का दे दिए। अब हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, बहुत सारे आपने देखा हो, तो जो साइंटिस्ट है भाई अपना ही नाम दे देते हैं। अरे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया अपना ही नाम दे देते हैं, जैसे हम फेमस हो जाएंगे। फेमस हो ही गए, अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं और आगे भी जनरेशन पढ़ते ही रहेंगी। तो गोल्गी अपैरेटस को बहुत ईजी है। कौन डिस्कवर किया भाई, किसने ऑब्जर्व किया? तो उसको ऑब्जर्व किए हैं कैमिलो गोल्गी। गोल्गी ने ऑब्जर्व किया भाई, कैमिलो गोल्गी, सी गोल्गी, 1898। तो ये डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था डेंसली स्ट्रेन रेटिकुलर, ये भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स है, न्यूक्लियस के पास ही में है, दूर नहीं है भाई, पास ही में है न्यूक्लियस के। फिर बोल रहा है दिस वर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडी जिसको उनके द्वारा उसका नाम दे दिया गया। अरे उनका नाम भी दे दिया अपना। चलो अब दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट, उसमें बहुत सारा फ्लैट होता है, तो हमें देखने में भी आ रहा होगा। देखो देखो ये अंदर का पार्ट कैसा है, ये है ना, और बाहर का कैसा है, तो उसके बारे में भी देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि मैनी फ्लैट है, डिस्क सेप्ट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्ने ऑफ सिस्टर्ने, जो सिस्टर्ने हैं 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर में जो सिस्टर्ने दिख रहा है, ये सिस्टर्ने है। देखो ये सिस्टर्ने, ठीक है। तो सिस्टर्ने का दिया हुआ है तुम्हारा डायमीटर, साइज दिया हुआ है, डिस्क सेप्ड के दिख ही रहे हैं, फ्लैट भी हैं, और आप फिगर 8.6 में देख ही सकते हो भाई। अब बोल रहा है दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, ऐसे हैं देखो, लाइक दिस 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 दिस, ऐसे स्ट्रक्चर है ना पैरेलल। तो वही बोल रहा है कि वो पैरेलल उनका स्ट्रक्चर है। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत सारे सिस्टर्ने प्रेजेंट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही ये अरेंज होते हैं। डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस, तो देखो जो डिस्टिंक्ट है और जो कॉन्वेक्स है तो वो सिस है, जिनको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। जैसे कि कर्व्ड आउटवर्ड जो है वो तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है, तुम बड़े हो गए ऐसे ऐसे जो होगा, तो ये वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स। तो ये वाला जो है पार्ट, ये वाला ऐसे वो कॉन्वेक्स, तो वो तुम्हारा सिस पार्ट है, जिसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मिंग फेस, उसको बोलते हैं। फिर हो रहा है कि फिर तुम्हारा क्या है, कॉन्केव ट्रांस, कॉन्केव ट्रांस, एक है तुम्हारा सिस और ट्रांस, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सिस और ट्रांस। तो सिस कॉन्वेक्स जो है वो सिस है, उसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और कॉन्केव जो है वो ट्रांस है, जिसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। फिर बोल रहा है कि जो सिस है ना एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, ये दोनों अलग हैं बट दोनों एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड है। ओके, इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड तो हैं ही, देखो दिख रही रहे हैं। देखो ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, बाहर जो कर्व आउटवर्ड है, उसको तो हम भाई सिस बोलेंगे हैं, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, अंदर वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ट्रांस बोलेंगे ना, ट्रांस बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स वाला जो होता है वो सिस, और कॉन्केव वाला ट्रांस, और जो कॉन्वेक्स वाला होता है उसको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। इसको फॉर्मिंग फेस बोलेंगे। जो बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला पार्ट, उसको फॉर्मिंग फेस बोलेंगे सिस को, और जो अंदर का जो पार्ट है ये वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, और मैच्योरिंग बोलेंगे, मैच्योरिंग फेज है। तो देखो लिखा है मैच्योरिंग फेज, ये याद रखना। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन इसको याद रखना, कॉन्वेक्सिस और फॉर्मिंग
फॉर्म करता है फॉर्मिंग फेज है, और कॉन्केव जो है ट्रांस है वो मैच्योरिंग फेज है। चलो दोनों एक मतलब दोनों अलग अलग हैं बट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं ही, पूरे कनेक्ट हैं। अब देखो नेक्स्ट, गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को पैकेजिंग करने में गोल्गी जो apparatus है ना, तो ये क्या करता है, वो उसका फंक्शन ही है पैकेज करना, पैकेज करो ट्रांसफ़र करो, टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स एज सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर उसको सीक्रेट करना है, डिलीवर करना है और पैक करना है। और जैसे आप किसी को मानो गिफ्ट खरीदें दुकान पे, उसको पैक कर ही ना देंगे, तो वैसे ही गिफ्ट कहाँ से खरीदे नहीं, मतलब जहाँ बना होगा प्रोडक्ट वो है तुम्हारा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसको पैक हमने कराया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, अब उसको हम डिलीवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है जब डिलीवर करेंगे तो फिर आउटसाइड द सेल डिलीवर करेंगे, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में हम उसको पैक करेंगे, फ्रॉम द ईयर फ्यूज विद द सिस फेज, और जो ईयर जिससे फ्यूज है, ईयर कनेक्ट है किससे, तुम्हारा सिस फेज से। सिस फेज को हम क्या बोलते हैं सिस फेज को, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, सिस फेज को क्या बोलते हैं, वही फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, सिस फेज के बाद ही मैच्योरिंग फेज लगेगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्गी apparatus remains क्लोज एसोसिएशन विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों उनके पास रहते हैं, इस रीजन क्लियर होगा क्यों गोल्गी रेटिकुलम ईआर के पास रहते हैं, इसीलिए ट्रांसफ़र करने के लिए अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द ईआर। तो ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारा भेजता है, ठीक है, राइबोसोम्स भेजते हैं प्रोटीन, नंबर ऑफ प्रोटीन बना के भेजते हैं, बना के, और इसको ट्रांसफ़र करता है यही आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्न में मॉडिफाई होता है गोल्गी apparatus बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेज से रिलीज होने के पहले, बाहर निकलने के पहले उसको पहले क्या किया जाता है भाई, उसमें उसको मॉडिफाई किया जाए, कुछ भी उसमें गलती है तो उसको ठीक कर दो, उसको पैक कर दो, कुछ भी कर दो, जो भी पैकेजिंग वगैरह चीज़ होता है सब करता है गोल्गी। तो फिर गोल्गी apparatus जो है वो इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो ये क्या बोल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड का जो इम्पोर्टेंट साइट है वो कौन है, गोल्गी apparatus, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया, 2 चीज़ पढ़ लिया, ईआर और गोल्गी। अब पढ़ना है हमें लाइजोसोम्स, थर्ड पार्ट हमने थर्ड उसका इंट्रामेम्ब्रेन सिस्टम का पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग द गोल्गी apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes, hydrolase, lipase, protease, carbohydrates, optimally active at the acidic pH, and these enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. चलो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइजोसोम्स, अब तुम्हारा गोल्गी के बाद लाइजोसोम्स आता है, तो ये जो है ना वो क्या है, तो पहली बात तो मेम्ब्रेन बाउंड है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, और ये फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ गोल्गी apparatus के प्रोसेस से ही ये बनता है, ठीक है। फिर बोला आइसोलेटेड जो लाइजोसोम वेसिकल्स हैं वो उसमें पता है क्या क्या होता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, क्या होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये क्या देखो अभी तोड़ने का काम करेगा, जैसे लिपिड को तोड़ना है लाइपेज बुलाओ, लाइपेज से लिपिड तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ना है प्रोटीएज लाओ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है कार्बोहाइड्रेट लाओ, ऑप्टिमली एक्टिवेट द एसिडिक पीएच
तोड़ना है तो एसिडिक पीएच हमें चाहिए ना। एंड दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। देखो लिपिड भाई तोड़ना है तुमको, लिपिड्स तो लिपिड डाइजेस्ट हो जाएगा। ये सब डाइजेस्ट करने के लिए ये सब हाइड्रोलेज है, और उनमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। यही आपको याद रखना है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। फिर ये पैकेजिंग होके कहाँ से आते हैं भाई, गोल्गी अपैरेटस से। फिर लाइजोसोमल वेसिकल्स जो होते हैं उनको लाइजोसोमल वेसिकल्स बोलते हैं, और इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन। फिर हाइड्रोलेजेस होते हैं, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेट, और ये सब लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं ना एक्टिव एसिडिक पीएच, इन एक्टिव एसिडिक पीएच। चलो ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल की तरफ हम बढ़ते हैं। वैक्यूल, द वैक्यूल इज द मोस्ट वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड है, स्पेस साइटोप्लाज्म में होते हैं। इट कंटेन, सब तो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, कंटेन वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उन्हीं को ये बाहर निकालते हैं, फेंक के निकालते हैं, ख़त्म करते हैं ये वैक्यूल्स। तो एज अ डस्टबिन, वैक्यूल इज बॉन्डेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोब्लास्ट। उन्हें हम टोनोब्लास्ट बोलते हैं। इन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का 90% ही वैक्यूल है। अपने डायग्राम में देखा था प्लांट के सेल में वैक्यूल सबसे बड़ा था भाई। अब देखो, अब हो रहा है कि इन प्लांट द टोनोप्लास्ट that facilitates the transport of a number of ions and other material against the concentration gradient into vacuole. Hence, their concentration significantly higher in a vacuole than in cytoplasm. cytoplasm की कंपेयर में वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा रहता है मटेरियल्स आयंस का। ठीक है। फिर बोल रहा है इन अमीबा। अमीबा में ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा इन एमीबा द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर, क्या के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए। इन मैनी सेल्स एज प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। बहुत सारे प्रोटिस्ट में फूड पार्टिकल्स को जो इनगल्फ यानी लेना, तो फूड वैक्यूल्स उनके पास होते हैं, बहुत सारे जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं उनके सेल्स में। जैसे लेकिन बोल रहा है एमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, और किसके लिए भाई, क्यों होता है, तो एक्सक्रीशन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, पावर जनरेट करता है भाई। इसमें तो कुछ तो खास बात हो, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। देखो लाइजोसोम्स तक ही तो था, वैक्यूल्स तक ही था, जो ईआर तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक आते थे। ईएस बोलो शॉर्ट फॉर्म, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, ये अलग है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे सिंगुलर में। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से नहीं दिखा। ठीक है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In terms of shape and size, also considerable degree of variability observed, मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएबिलिटी देखा गया। इसमें शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत डिफरेंस था। टिपिकली इन सॉसेज शेप्ड, और सॉसेज जैसे सॉसेज खाने वाला नहीं रहता है, ऐसा रहता है सॉसेज, ऐसा वैसा ही शेप का ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो दिख रहा होगा, ये सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर है। तो बोल रहा है ये कैसा लाइक स्ट्रक्चर है, सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है भाई,
सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर। और सिलेंड्रिकल भी है, हैविंग डायमीटर 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर। एवरेज लेंथ इसका 0.5 to 0.5 इसका एवरेज डायमीटर, और लेंथ जो है 1.0 to 4.1 माइक्रो यानी 4 माइक्रोमीटर है। 1 ये होता है 1 to 4 के बीच में। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल यानी हर एक जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो डबल मेम्ब्रेन है। कैसे है भाई? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। इनमें 2 मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है भाई, और जो ऊपर थे वो सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन ये लोग डबल मेम्ब्रेन है। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स। एक तो है आउटर कंपार्टमेंट, एक है इनर कंपार्टमेंट। फिर जो इनर कंपार्टमेंट है उसमें क्या फील्ड है? विद अ डेंस होमोजेनस सबस्टेंस, जिसको मैट्रिक्स बोल रहा है कि जो अंदर वाला होता है उसमें मैट्रिक्स फ्लूइड कुछ होगा, तो मैट्रिक्स उसमें प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे डेंस होमोजेनस सबस्टेंस है। एंड द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स। लिमिटिंग बाउंड्री की तरह है आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में इनफोल्डिंग्स का क्या नाम था? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या होगा? आपको पता होगा, मीजोजोम्स था। और ये तो क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? क्रिस्टे है, क्रिस्टे इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, और इनर मेम्ब्रेन ही करता है इसका। सिंगुलर में बोले तो क्रिस्टा। टू आर द मैट्रिक्स की तरफ द क्रिस्टे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम। दोनों मेम्ब्रेन के अपने अपने एंजाइम है एसोसिएटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट भी है माइटोकॉन्ड्रिया। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होता है ना। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो यही जो है एटीपी को रिलीज़ करता है और एनर्जी उससे रिलीज होता है, जो बहुत ही हेल्पफुल। अगर मान लो कि सब कुछ बन गया और उसको हमने भेज भी दिया, लेकिन बाहर भेजने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तभी तो जाएगा। एटीपी का ज़रूरत है, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल है। भाई एनर्जी देगा तभी तो वो बाहर जाएगा लेकर। अब देखो, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको इसीलिए हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। The matrix also possesses singular circular DNA molecule। और मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं 70, इनके अपने सब कुछ मटेरियल होते हैं। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के थ्रू डिवीजन करता है। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ये वाला है। फिर ये अंदर मैट्रिक्स है, ये जो येलो येलो दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी है। और ये क्रिस्टे, ये जो इनफोल्डिंग्स है इनर मेम्ब्रेन से क्रिस्टे है। तो यही स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। अब प्लास्टिड हमें पढ़ना है। क्या क्या बच गया? प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया एंड फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स एंड न्यूक्लियस। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।